ये कहानी परीलोक की है। पूरे परीलोक पर शैतान जुलजुला का कब्जा था। उसके डर से कोई भी परी अकेले घर से नहीं निकलती थी। एक दिन परीलोक में एक गुप्त सभा का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व रानी परी कर रही थी। शैतान जुलजुला के खौफ के कारण हम परीलोक में एक प्रकार से कैद होकर रह गए हैं। वो हमारा सारा अनाज चट कर जाता है, परियों को मार डालता है। उस शैतान को खत्म करना बहुत जरूरी है। रानी जी, शैतान जुलजुला को खत्म करने के लिए हमें किसी मनुष्य की मदद लेनी होगी। उसे बलि का बकरा बनाकर शैतान जुलजुला के आगे पेश करना होगा और उसी समय उसका सर धड़ से अलग कर देना होगा। सिंड्रेला परी के इस सुझाव पर सभी हामी भर देते हैं। अगले दिन दो परियां, सिंड्रेला और रानी, धरती पर आती हैं। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो पैसों के बदले में ये काम कर सके। उन्हें एक बहादुर लड़की दिखाई देती है जो 4 गुंडों की पिटाई कर रही थी। उस लड़की का नाम गरिमा था। थोड़ी देर बाद ही वे गुंडे भाग खड़े हुए। क्या बात है, तुम इन्हें क्यों मार रही थी? अरे, ये बदमाश गुंडे मवाली थे, मेरी दुकान पर आकर बदतमीजी कर रहे थे। इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। आज इनकी ऐसी धुनाई की है कि फिर कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे आप लोग कौन हैं? सिंड्रेला परी ने सारी बात बताई। फिर बोली, हमें एक ऐसी ही बहादुर लड़की की जरूरत है जो परी लोक में हमारी मदद कर सके। काम बहुत खतरों से भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम कामयाब होती हो तो तुम्हें सोने के सिक्कों से तोल दिया जाएगा। गरिमा सोच में पड़ गई। वो तैयार हो जाती है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, ये सोच लो। मरना तो एक दिन है ही, तो क्यों ना बहादुरी से लड़ते हुए मर जाऊं। और क्या पता, अगर मैं जीत गई और जिंदा बच गई तो शान से जिंदगी के बाकी दिन गुजारूंगी। गरिमा को अपने साथ लेकर वे दोनों परियां परीलोक आ गई। रानी परी ने शैतान जुलजुला के बारे में उसे बताया और उसे कई तरह की जादुई शक्तियां देकर शैतान जुलजुला तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। गरिमा पहाड़ी के दूसरी ओर स्थित एक गुफा में शैतान जुलजुला के घर के करीब पहुंची। परियों ने भी चारों ओर से शैतान जुलजुला पर हमला करने की तैयारी कर रखी थी। गरिमा जैसे ही गुफा के अंदर दाखिल हुई, कई सारे कौवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। ए मनुष्य लड़की, यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब आ ही गई है तो मेरी खुराक भी अब तुम ही बनोगी। ये कौवे शैतान जुलजुला के सिपाही हैं, जो थोड़ी ही देर में तुम्हारी आंखें नोच लेंगे और तुम्हारे शरीर का मांस मैं चबा जाऊंगा। ये कहकर शैतान जुलजुला जोर जोर से हंसने लगा। तभी गरिमा ने जादू की छड़ी से कौवों पर वार किया और सारे कौवे जमीन पर गिर पड़े। उसी समय सिंड्रेला परी ने अपने जादू का वार शैतान जुलजुला पर किया। जुलजुला चीखते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी रानी परी वहां पहुंच गई। शाबाश लड़की, तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया, लेकिन शैतान जुलजुला का यहाँ से भाग जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जरूर कोई काला जादू का इस्तेमाल कर हमें खत्म करने की कोशिश करेगा। उससे पहले ही उसे मारना जरूरी है। तुम सब लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ और जुलजुला की तलाश करो। जाओ, जल्दी करो। गरिमा, सिंड्रेला परी और दूसरी परियां अलग अलग शैतान जुलजुला की तलाश शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद ही जुलजुला एक जगह दिख जाता है। वो काला जादू कर रहा था। 3 परियां और गरिमा उसे चारों ओर से घेर लेती हैं और जादू का वार कर देती हैं। देखते ही देखते वो आग में घिर गया और चीखने लगा। कुछ ही देर में उसका शरीर शांत होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन रानी परी ने सबकी मौजूदगी में गरिमा को सम्मानित किया। उसके सर पर ताज पहनाया गया। फिर रानी परी ने उसे सोने के जेवर से भरा एक संदूक देकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और जिंदगी में कभी भी कोई मदद चाहिए तो बस आंख बंद करके हमें आवाज देना, हम हाजिर हो जाएंगी। वो संदूक लेकर
गरिमा धरती पर आ जाती है और फिर वो खुशहाल जीवन जीने लगती है। किसी जमाने में सोनापुर नाम के शहर में तारा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी और आईएएस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो स्कूल गई हुई थी, उसके घर में भयानक आग लग गई और उसके माता पिता दोनों ही इस हादसे में मारे गए। तारा के सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो एक झटके में ही अनाथ हो गई और अब उसके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी थी। ऐसे समय में उसके बुआ धन्नो ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटी तारा, होनी को कौन टाल सकता है, मगर मेरी बच्ची, तू अपने आप को अकेला मत समझना। तेरी बुआ अभी जिंदा है। बेटी, आज से तू मेरे पास रहेगी। तुझे कोई परेशानी नहीं होने दूंगी मैं। और तारा अपनी बुआ धन्नो के घर आ गई। उसकी बुआ अपने पति प्रेम प्रकाश और 2 बेटियों मीना और पूनम के साथ रहती थी। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर उसके बाद उसकी बुआ ने तारा के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करना शुरू कर दिया। बुआ की बेटियां मीना और पूनम भी तारा को ताने दिया करती थी। अरे ढंग से काम कर ले, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चला महारानी जी। पूनम के ताने तारा को बहुत चुभते। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दर्द की परवाह भला कौन करने वाला था। एक दिन की बात है, मीना अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, मम्मी यहाँ आओ, जल्दी देखो, इस बदतमीज लड़की ने क्या किया। धन्नो दौड़ कर आई। अरे क्या किया इसने? माँ, मेरे पर्स से पैसे गायब हैं, जो आपने पिछले दिन स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे दिए थे। जरूर इसी लड़की ने चुराए हैं, इसके पास ही होंगे, आप तलाशी लीजिए इसकी। बुआ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये कहकर तारा फपक कर रोने लगी। मम्मी, ये सब इसकी चाल है, ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, खुद को सच्चा साबित करने के लिए और झूठा नाटक कर रही है। आप इसके बैग की तलाशी लीजिए। धन्नो ने जब तारा के बैग की तलाशी ली तो उसमें से 100 रुपए निकले। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, ये चोरी इसी ने की है। इससे पूछिए बाकी के 4,900 रुपए कहाँ हैं? बुआ जी, मुझे कुछ नहीं पता, ये रुपए भी मेरे बैग में कैसे आए मैं नहीं जानती, मैंने कोई चोरी नहीं की है। बुआ धन्नो ने उसे बहुत मारा और कमरे में बंद कर दिया। उधर मीना और पूनम तारा की बेबसी पर हंस रहे थे। दोनों ने प्लान के मुताबिक पैसे एक दूसरे से बांट लिए और माँ से झूठ कहा कि स्कूल की फीस के पैसे तारा ने चुराए हैं, ताकि माँ से दोबारा पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ उसे खर्च कर सके। तारा देर रात तक रोती रही। फिर उसने घर से निकल जाने का फैसला कर लिया और वो आधी रात को ही घर से बाहर निकल आई। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। उसने एक पुराने से दिखने वाले टूटे फूटे घर में आश्रय लिया। वो एक जादूगर का ठिकाना था। जादूगर ने उसे अपने पास अपनी बेटी बनाकर रखा। बेटी, तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। तारा जादूगर के पास ही रहने लगी। धीरे धीरे उसने भी जादू सीख लिया और जादूगर के साथ ही तमाशा दिखाने के लिए जाने लगी। एक दिन की बात है, वो जादू का खेल दिखा रही थी। तभी उसके सामने रानी परी आ गई। लड़की सुनो, मैं रानी परी हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। तारा हैरानी से बोली, हाँ हाँ बताइए, क्या मदद करनी है? मेरी एक बेटी है जहान। एक बार वो धरती पर आई थी और उसने जादू का खेल देखा था। उसके बाद ही वो बीमार पड़ गई। हमारे शाही वैद्य ने कहा कि जहान फिर से उसी तरह का जादू का खेल देख ले तो वो ठीक हो सकती है। हम जहान को यहाँ नहीं ला सकते, उसकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। तुम्हें ही परी लोग जाकर उसे खेल दिखाना होगा। रानी परी की बात सुनकर तारा तुरंत परी लोग जाने के लिए तैयार हो गई। वो रानी परी के साथ ही परी लोग आ गई। उसने जहान के सामने बहुत सुंदर सुंदर खेल का प्रदर्शन किया। जहान बहुत खुश हो गई और वो अच्छी होकर उठकर बैठ गई।
ये सब देखकर रानी परी और वैद्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह बेटी, तुम्हारे खेल ने ऐसा जादू किया कि जहान ठीक हो गई। वादे के मुताबिक मैं इनाम के तौर पर ये 2 जादुई सोने चांदी की लिपस्टिक दे रही हूँ। इसकी मदद से जब तुम लिपस्टिक अपने होठों पर लगाओगी, तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। कभी कोई दुश्मन तुम्हारा नुकसान पहुँचाना चाहे तो चांदी वाली लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाना, दुश्मन तुमसे दूर हो जाएगा। तारा वो दोनों लिपस्टिक लेकर वापस धरती पर आ गई। अचानक एक दिन उसके बुआ धन्नो ने उसे देख लिया। अरे मेरी बच्ची, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मिल गई। पुरानी बातों को भूल जा, चल घर चल, तेरे बिना घर बहुत सूना सूना हो गया है। और इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके धन्नो उसे अपने घर ले आई। माँ, इस चुड़ैल को वापस घर क्यों ले आए? अरे धीरे बोल, वरना वो सुन लेगी। बेटी, इतनी बेवकूफ तो मैं हूँ नहीं कि इस अनाथ को मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए घर लाऊंगी। इसे तो घर में नौकर बनाने के लिए लाई हूँ। तुझे पता है ना, काम करने वाली कितने नखरे करती है। आज से काम वाली की छुट्टी। अब तारा बनेगी हमारी काम वाली, और वो भी बिना तनख्वाह के। और ये कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तारा छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, मगर वो कुछ न बोली। उसने माँ बेटियों को मजा चखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन उसने जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारा सोना बना लिया। उसके पास सोने के सिक्के देखकर माँ बेटी हैरान रह गई। अरे बेटी, इतना सारा सोना कहाँ से, कैसे आया बेटी? बता ना, कोई जादू है क्या? हाँ बुआ जी, ये जादू है। चांदी वाली लिपस्टिक लगाने से ये जादू होगा। और उसने बुआ को चांदी वाली लिपस्टिक दे दी। और जैसे ही धन्नो और उसके दोनों बेटियों ने वो चांदी वाली लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, ऐसा जादू हुआ कि वे सब एक दूसरे को तमाचे मारने लगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे कोई रोको हम लोगों को। तारा बेटी, रोक हमें। हम क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? अरे रोको बेटी, कुछ करो, हमें रोको। तीनों माँ बेटियों को एक दूसरे को चाटा मारते देख तारा जोर जोर से हंसने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। धन्नो रहम की भीख मांगने लगी। उनकी दोनों बेटियां भी गिड़गिड़ाने लगी। तारा, हमें माफ कर दो। तू हमारी अच्छी बहन है ना, माफ कर दे प्लीज। तारा को दया आ गई और उसने उन तीनों को माफ कर दिया। तारा उसी दिन बुआ का घर छोड़कर अपने माता पिता वाले घर में आ गई। अब उसके पास हुनर भी था और जादुई लिपस्टिक भी। वो मन लगाकर पढ़ने लगी और फिर उसने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी का इम्तिहान पास कर लिया और आईएएस अफसर बन गई। एक गांव में नैना और निशा नाम की 2 बहनें रहा करती थीं। नैना बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वे थी बड़ी डरपोक और कामचोर। उसे घर के काम करना जरा भी ना सुहाता और उसका ज्यादातर वक्त सजने संवरने में गुजरता। जबकि निशा का रंग सांवला था, दिखने में वे अच्छी नहीं थी, मगर वे बहुत ही खुशमिजाज और लोगों से घुल मिलकर रहती थी। उसे घर के कामों में बड़ा मन लगता था और खाना भी वे बहुत अच्छा बनाती थी। लेकिन अपने रूप के कारण निशा को अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते, लेकिन वे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी और खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती थी। एक बार की बात है, मिसेस शर्मा के घर पे पार्टी थी। मुंडन का प्रोग्राम था। नैना और निशा को भी बुलाया गया था। दोनों बहनें वहाँ गईं। नैना दोस्तों को अपने पर्स और कपड़े दिखा रही थी। तभी एक महिला ने ताने कसते हुए निशा से कहा, ये कौन काली कलोटी पार्टी में आ गई है? इसका रूप तो देखो, भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। काला कचकच, अरे इसे तो किसी काजल की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी नजर से बचने के लिए। वे रूप ही तो ऐसा है। ये सुनकर दूसरी महिलाएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। निशा को उसकी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। निशा का मन बहुत रो रहा था, मगर वे चुपचाप ताने सुनती रही और कुछ न बोली। घर आई तो अपने कमरे में जाकर देर तक रोती रही। दीपावली का पर्व करीब आ रहा था। नैना अपनी बहन से बोली, दीदी इस बार दीपावली की पूरी शॉपिंग मैं करूंगी।
मैं करूँगी का क्या मतलब? हर साल तू ही तो करती है। याद है पिछले साल मेरे लिए तूने ही शरारा लेकर दिया था। इतना टाइट था कि मैं एक बार भी नहीं पहन पाई। आज भी अलमारी में वैसे का वैसे पड़ा है। अच्छा दीदी, उस बात को तो अब रहने ही दो। इस बार मैं आपके लिए लहंगा लेकर आऊंगी। मैं अपने लिए भी लहंगा ही लेकर आने वाली हूँ। मुझे बहुत शौक है कि खूबसूरत लहंगा पहनने का। बस आप घर के काम निपटाओ और शॉपिंग मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन नैना बाजार जाती है और 2 खूबसूरत लहंगे लेकर आती है। जैसे ही वो लहंगे पहनने के लिए उठाती है, लहंगे में से आवाज आती है, सुनो नैना और निशा, हम दोनों जादुई लहंगे हैं। हम परी लोक में रहते हैं। एक बदमाश जादूगर ने हमारे अंदर का जादू निकाल कर अपने अंदर डाल लिया और लहंगे को बाजार में एक दुकान पर बेचकर चला गया। उस जादू के बिना हम कुछ नहीं कर पा रहे और ना ही हम अपने घर परी लोक जा पा रहे हैं। अगर तुम दोनों हमारी मदद करो और उस जादूगर से हमारा जादू हमें वापस दिलवा दो तो हम तुम्हें तोहफे में कुछ ऐसा देंगे जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों बहनें सोच में पड़ जाती हैं। वे जादूगर हमें कहाँ मिलेगा? इस गांव से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर के पास ही एक गुफा है। वे दुष्ट जादूगर हर अमावस्या की रात उस गुफा में आकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र करता है। उसी समय तुम दोनों उसे मारकर जादू छीन सकते हो। कल अमावस्या की रात है, वे जादूगर वहाँ जरूर आएगा। नैना अपनी बहन से कहती है, दीदी ये तो मुझे बहुत ही झमेले वाला काम लगता है। इस जादुई लहंगे की बातों में आकर हम जादूगर से पंगा मोल नहीं ले सकते। क्या पता हमें लेने के देने पड़ जाए। नैना, हमें इन मासूम लहंगा परियों की मदद करनी चाहिए। अगर इनका जादू इन्हें वापस मिल जाए तो ये अपने गांव वापस लौट पाएंगी। सोचो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। और फिर वे दोनों बहनें गुफा में जाने का इरादा करती हैं। निशा और नैना, गुफा में जाने से पहले तुम दोनों काले रंग के सैंडल पहन लो। जादुई लहंगा कहता है, जादूगर अगर तुम दोनों पे वार करता है तो तुम केवल काले सैंडल से ही अपना बचाव कर सकती हो। काले सैंडल पर उसका कोई वार काम नहीं करता। दोनों बहनें काले सैंडल पहनकर गुफा में पहुंच जाती हैं, जहां वे जादूगर तंत्र मंत्र में लीन था। दुष्ट जादूगर, तूने जादुई लहंगा वाली परियों का जादू उनसे छीन लिया है। अब तेरी भलाई इसी में है कि उसका जादू उसे लौटा दे। निशा की ये बात कहते ही जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है। मूर्ख लड़कियों, शायद तुमने ये अंदाजा नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, वरना तुम यहाँ आने की जुर्रत कभी न कर पाती। यहाँ आकर तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। सोचो अगर मैं जादुई परियों का ऐसा हाल कर सकता हूँ तो तुम लोगों का क्या हाल करूँगा। तुम दोनों तो बस मामूली सी लड़कियां ही तो हो। और वे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। बस उसी ही पल जब उसका ध्यान हंसने की तरफ था, निशा अपने काले सैंडल से उसके सीने पर जोरदार वार करती है और वे आग में गिर पड़ता है। नैना भी हिम्मत जुटाकर उसे मारना शुरू कर देती है, मगर इसी दौरान जादूगर अपने जादू से दोनों बहनों को एक जाल में कैद कर लेता है। जादूगर काफी हद तक आग में झुलस चुका था। नादान लड़कियां, अब तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी। भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। मैं जा रहा हूँ। मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो चुकी हैं। पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। तभी वे दोनों जादुई लहंगे वहाँ पहुँच गए। निशा और नैना, फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। तुमने इस जादूगर की शक्तियाँ खत्म करके हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। और ये कहकर उसने दोनों को जाल से आजाद कर दिया। फिर एक लहंगा बोली, अब जल्दी से जाओ और जादूगर को भागने से रोको। तुम अब जैसे ही उसके सर पर वार करोगी, उसकी मौत हो जाएगी और उसके अंदर से जादू निकलकर हमारे अंदर आ जाएगा। अब दोनों बहनें तेजी से जादूगर के पास पहुंचती हैं और डंडे से उसके सर पर वार करती हैं। उसी समय जादूगर तड़प कर जमीन पर गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है और उसके अंदर का जादू निकलकर जादुई लहंगे के अंदर समा जाता है। अगले पल जादुई लहंगा 2 खूबसूरत परियां बन जाती हैं। तुम दोनों ने जिस बहादुरी से जादूगर का अंत किया, वाकई काबिले तारीफ है। अब हम दोनों अपने घर जा सकती हैं। घर जाने से पहले
वादे के मुताबिक मैं तुम दोनों को एक तोहफा देना चाहती हूँ। और ये कहकर दोनों परियां उन दोनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती हैं। अब ये लहंगा तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लहंगा परियां उन दोनों बहनों को अपने जादू से बहुत ही सुंदर बना देती हैं और फिर अपने घर के लिए उड़ जाती हैं। नैना और निशा उन जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती हैं और उनकी हर परेशानी का अंत हो जाता है और वे खुशी खुशी। किसी गांव में ममता और अभिनव, दो भाई बहन, अपने माता पिता के साथ रहते थे। वे काफी गरीब परिवार से थे। पिता की बीमारी की वजह से अभिनव ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और छोटा मोटा काम किया करता। कभी उसे काम मिलता और कभी नहीं। एक दिन की बात है, अभिनव को कोई काम नहीं मिला। शाम को वो थका हारा घर पहुंचा तो उसे पता चला कि घर में कुछ भी सामान नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना। वो बहुत मायूस होकर अपने कमरे में चला गया। भैया, आपके लिए थोड़ा दूध लाई हूँ, बचाकर रखा था मैंने। ममता दूध का गिलास रखते हुए बोली। भैया, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हिम्मत मत हारिए, भगवान सब ठीक कर देगा। बहना, भगवान पर तो मुझे भी भरोसा है, लेकिन कभी कभी मायूस हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ पैर बांध दिए हों। पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अब बस जल्दी से दूध पी लीजिए और सो जाइए। नहीं ममता, ये दूध माँ को दे दो। और अभिनव बिस्तर पर लेट गया। घर की माली हालत पर ममता कम परेशान नहीं थी। वो तो रात दिन अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करती कि किसी भी तरह से सब अच्छा हो जाए। एक दिन वो अपनी सहेली के घर गई हुई थी। वहाँ से लौटते समय सड़क के किनारे उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो उत्सुकता से उस सामान को देखने लगी। वो एक हेयर बैंड था। वो उसे बैग में डालकर घर ले आई। उस दिन भी अभिनव को कुछ काम नहीं मिला था और वो बहुत परेशान और मायूस बैठा था। तभी दोनों भाई बहन ने देखा एक अंधेरे कमरे से रोशनी आ रही है। ममता बोली, भैया, पिताजी कमरे में है क्या? नहीं, वे तो बाहर गए हैं। क्यों? फिर ये रोशनी कैसी? दोनों जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचे, देखा वो रोशनी हेयर बैंड से निकल रही है। उन दोनों भाई बहन की हैरानी की सीमा नहीं रही। ममता उत्सुकता से उस हेयर बैंड को छूकर देखने लगी। उसका ऐसा करना था कि तभी सोने के कई सिक्के टेबल पर बिखर गए। हे भगवान, मैं जो देख रही हूँ क्या वो सच है? ये तो कोई जादुई हेयर बैंड लगता है भैया। सोने के इतने सारे सिक्के। भगवान ने हमारी पुकार सुन ली बहना। भैया, मैं न कहती थी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वे दोनों भाई बहन उस जादुई हेयर बैंड को पाकर बहुत खुश थे। ये बात उन्होंने माँ को बताई। वे भी बहुत हैरान हुई और दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब हर रोज वे जादुई हेयर बैंड से सोना बना लेते और उसे बेच देते। उनके पास थोड़े ही दिनों में बहुत पैसे आ गए और उन्होंने नए घर में शिफ्ट कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनकी परेशानी का अंत हो चुका है, लेकिन अभी तो ये केवल शुरुआत भर था। एक दिन की बात है, दो चुड़ैल बहनों ने ममता और अभिनव के घर पर हमला कर दिया। दोनों को घायल कर दिया और वो जादुई हेयर बैंड लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गई। उन दोनों भाई बहन को जब होश आया तो उन्होंने हेयर बैंड को गायब देखा। भैया, ये क्या हो गया? वे दोनों चुड़ैल कौन थी? हमारा हेयर बैंड क्यों ले गई? ये कहकर ममता फूट फूट कर रोने लगी। कई दिनों तक दोनों बहुत गुमसुम और उदास रहे। खाना पीना भी बंद कर दिया था। एक दिन वे दोनों भाई बहन पार्क में टहल रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा उनके पास आकर बोला, मैं आपको बता सकता हूँ जादुई हेयर बैंड कहाँ है। दोनों भाई बहन उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गए। तभी वो बच्चा एक परी में बदल गया। परी बोली, वो जादुई हेयर बैंड कोई और नहीं बल्कि बेहद खतरनाक चुड़ैल बहनें
अपने साथ पाताल लोक में ले गई हैं और उसकी मदद से वे काला जादू की सिद्धि कर रही हैं ताकि उसके जरिए समूचे विश्व का नाश कर सके। उन्हें रोकना अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। और फिर उस परी ने उन्हें पाताल लोक तक जाने का रास्ता बता दिया। वे दोनों भाई बहन बड़ी मुश्किल से पाताल लोक तक पहुँचे। देखा दोनों बहनें काले जादू की क्रिया कर रही थी। तुम दोनों मेरी सोच से ज्यादा बहादुर और दिलेर निकले, यहाँ तक आ गए, यकीन नहीं होता। अब तुम लोगों को अपने मरने पर यकीन नहीं होगा। तुमने क्या सोचा ये हेयर बैंड हमारे पास से छीन कर ले जाओगे और हम तुम्हें एकदम आराम से जाने देंगे? बेवकूफों, तुम दोनों की लाशों के कितने टुकड़े होंगे तुम सोच भी नहीं पाओगे। अगले ही पल दोनों भाई बहन कैद हो गए। ये हुई ना बात, अब हम तुम दोनों का खून पिएंगी। कई साल हो गए ताजे खून का स्वाद चखे, क्यों बहना? अरे तूने तो मेरे दिल की बात कह दी बहना। इन दोनों का खून पीने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। अभिनव तेजी से खुद को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लाख चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी ममता ने खुद को आजाद करा लिया और परी के दिए हुए जादू का इस्तेमाल किया। अब चीखने की बारी उन दोनों चुड़ैल बहनों की थी। वे आग से घिर गई थी। ममता ने अभिनव को भी आजाद करा दिया। ममता बोली, भैया तुम जादुई हेयरबैंड की तलाश करो, तब तक मैं इन दोनों को देखती हूँ, जल्दी जाओ। अभिनव हेयरबैंड की तलाश करते हुए यहाँ से वहाँ भटक रहा था। तभी उसे एक बॉक्स नजर आया। उसने खोल कर देखा, वो हेयरबैंड उसे मिल गया था। उसे लेकर तेजी से दौड़ते हुए वो ममता के पास पहुंचा। देखा वे दोनों चुड़ैल बहनें अभी भी आग की लपटों में घिरी हुई थी, मगर उनकी मौत नहीं हुई थी। तभी हेयरबैंड से आवाज आई, इन दोनों को खत्म करने का एक ही उपाय है। इन दोनों के पैर पर वार करो, इनकी जान इनके पैरों में है। अभिनव ने पैरों पर तलवार से वार किया और देखते ही देखते दोनों जमीन पर गिर पड़ी। उनके मरते ही दोनों भाई बहन जादुई हेयरबैंड लेकर बाहर निकल आए। परी एक बार फिर दोनों के पास आई और उन्हें आशीर्वाद दिया। जादुई हेयरबैंड की मदद से वे फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगे।